अगर मैं ये कहूँ कि भारत का वो शहर जो पूरी दुनिया को कोडिंग सिखा रहा है, जो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा गढ़ है, वही शहर अब अपने ही बच्चों से सोशल मीडिया छीन रहा है, तो क्या इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है? हमारा जो मिशन है वो सिर्फ 1 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स या कुछ डेटा पॉइंट्स को ऐसे पढ़ लेना नहीं है। सही कहा। हमारे पास आज जो नोट्स हैं, जो स्रोत हैं, उनमें कहीं नई मेंढक की प्रजातियों का जिक्र है, कहीं ग्लोबल ट्रेड के बदलते केंद्रों की बात है, तो कहीं अजीबोगरीब नए कानून हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस काफी बड़े कैनवस को खोलते हैं और शुरुआत करती हूँ भारत के राज्यों के बीच चल रही एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी खामोश सी जंग से। राज्यों के बीच की होड़? हाँ, राज्य अक्सर एक क्लास के उन मेधावी छात्रों की तरह होते हैं जो हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। अगर हम आज के दृश्य में विकास या कल्चर की बात करें तो गुजरात का नाम एक बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी की तरह सामने आता है। आक्रामक और मैं कहूँगा बहुआयामी भी। मतलब गुजरात अब सिर्फ औद्योगिकरण या इंडस्ट्रीज के भरोसे नहीं बैठा है, वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी अपने नीतिगत फैसलों के साथ बहुत बखूबी जोड़ रहा है। हाँ, और ये बात उनकी हालिया घटनाओं से साफ झलकती भी है। जैसे अभी का 30 मार्च 2026 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा में एक उद्घाटन किया है, सम्राट संप्रति संग्रहालय का। ये सिर्फ एक और नई बिल्डिंग खड़ी करने की बात नहीं है। जो लोग इतिहास को गहराई से देखते हैं वो जानते हैं कि सम्राट संप्रति महान मौर्य सम्राट अशोक के पोते थे। हाँ, और उन्होंने जैन धर्म के संरक्षण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। तो ये अपनी प्राचीन कला को एक नया मंच देने का प्रयास है। और उसी तरह गुजरात का मधुपुर मेला भी तो अपनी सांस्कृतिक अहमियत के लिए लगातार चर्चा में रहता ही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है। एक तरफ जहाँ गुजरात अपनी कल्चर को सहेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सामाजिक और कानूनी ढांचे में भी बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। जैसे कि वो यूसीसी बिल। हाँ, उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास किया है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब यूसीसी का सीधा सा अर्थ है एक ऐसा कानूनी ढांचा जो शादी, तलाक या संपत्ति जैसे मामलों में सभी के लिए एक समान हो। सही कहा आपने, ये गहरा बदलाव है। और अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निक की तरफ नजर डालें तो उनका नजरिया वहां भी बहुत क्लियर है। पर्यावरण की निगरानी के लिए लेक ऑन एयर वॉच जैसी योजनाएं लागू की हैं। फिर महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। और साथ ही लगभग 500 गांवों को पूरी तरह से प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का टारगेट भी जोर शोर से चल रहा है। ओह वाह! और ऊर्जा के मामले में भी वो पीछे नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में, मतलब जो छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं, उस मामले में तो गुजरात पूरे भारत में नंबर 1 है ना? बिल्कुल नंबर 1 पर है। और अहमदाबाद 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो भी काफी हैरान करने वाला है। हाँ, ये सारी बातें यही साबित करती हैं कि एक पॉलिसी कैसे राज्य को हर मोर्चे पर आगे बढ़ा सकती है। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछे। गुजरात की इस पूरी प्रोग्रेस और उनके दबदबे को देखते हुए अगर मैं कृषि या खेती की बात करूं तो हमारा दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सूती कपड़ा या कॉटन, राइट? इतिहास की किताबों से लेकर आज तक हमने यही पढ़ा है कि कॉटन मतलब गुजरात। इस मामले में तो उनका वैसे भी कोई मुकाबला नहीं होगा। और बस यहीं पर हम सबसे बड़े भ्रम का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक क्लासिक ट्रैप है जहां हमारी पुरानी नॉलेज नई सच्चाई से टकराती है। एक सेकेंड, तो क्या ये इक्वेशन अब बदल चुका है? पूरी तरह से। गुजरात अब कॉटन के उत्पादन में नंबर 1 नहीं रहा है। वेट, रियली? तो अब कौन है? महाराष्ट्र ने उसे पछाड़ दिया है और अब वही कॉटन उत्पादन में शीर्ष पर है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे उनकी नई कृषि नीतियां, सिंचाई के तरीके और मौसम का एक पूरा सिस्टम है। तो फिर अब गुजरात किस चीज में नंबर 1 है? वर्तमान में गुजरात ने थोड़ी दिशा बदली है। अब वो मूंगफली, तंबाकू और जीरा, इन तीनों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग आने वाला है। हम कैसे अपनी पुरानी धारणाओं को सच मानकर बैठे रहते हैं ना? वही तो। वैसे जब कृषि की बात हो ही रही है तो गुजरात की भौगोलिक विविधता भी कमाल की है।
दक्षिण गुजरात के अमलसाद के चीकू और सूखे कच्छ इलाके की कच्ची खरेक यानी जो खजूर होती है, हाँ, खजूर। इन दोनों को जो जीआई टैग मिला है वो बताता है कि वहाँ की मिट्टी कितनी अलग अलग तरह की फसलें दे सकती है। बिल्कुल, और ये विविधता सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है, ये वहाँ के वन्य जीवों में भी दिखती है। सही बात है। गिर का जंगल तो है ही, जो पूरा एशियाई शेरों का अकेला घर है पूरी दुनिया में। और सिर्फ गिर नहीं, नल सरोवर, थोल, कनकारिया और खिजाड़िया जैसे पक्षी अभयारण्य भी हैं वहाँ। और कच्छ का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने आप में एक अनोखा इकोसिस्टम है। तो अगर हम अब इस इकोलॉजी और नेचर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है हमें एक ऐसे राज्य की तरफ चलना चाहिए जो इस वक्त प्रकृति, कल्चर और टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही, क्या कहूँ, गहरे विरोधाभास से गुजर रहा है। आप कर्नाटका की बात कर रही हैं ना? हाँ, कर्नाटक। उसका नाम आते ही मुझे सबसे पहले वहाँ की उस नई खोज की याद आती है जिसने अभी हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। वहाँ पश्चिमी घाट के इलाकों में मेंढक की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। हाँ, नाइक्टिबैट्रिकस काली। एग्जैक्टली, नाइक्टिबैट्रिकस काली। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हाथियों की आबादी के मामले में भी तो कर्नाटका पूरे भारत में सबसे आगे है। इसके पीछे वहाँ का जो भूगोल है और जो जल संसाधन है उनकी बड़ी भूमिका है। देखिए, कृष्णा नदी पर बना अलमट्टी बांध हो या कावेरी नदी पर बना कृष्ण राजा सागरा बांध, ये वहाँ के जंगलों को जीवन देते हैं। हाँ, वहाँ का नेचर तो बहुत रिच है। बांदीपुर, अंशी, नागरहोले, बनरघट्टा और कुद्रेमुख जैसे नेशनल पार्क्स इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ नेचर के लिए ही नहीं जानी जाती, वहाँ की कला और साहित्य भी बहुत उपजाऊ है। बिल्कुल, बदामी गुफा मंदिर से लेकर यक्षगाना और डूलू कुनीथा जैसे जो लोक नृत्य हैं, वहाँ की कल्चर बहुत गहराई रखती है। और अभी साहित्य की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर वहाँ से आई है। आप बुकर पुरस्कार की बात कर रही हैं? हाँ, भानु मुश्ताक और दीपा भास्ती को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये तो कोई छोटी बात नहीं है। निश्चित रूप से। और थोड़ा वापस जमीन पर आएं तो एग्रीकल्चर में भी मक्का, नारियल और कॉफी, इन तीनों के उत्पादन में कर्नाटका आज भी नंबर 1 है। ये वैसे ज्योग्राफी का एक काफी मजेदार पहलू है कि हमारी सुबह की चाय, कॉफी भी राज्यों में बनती हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आपको कॉफी चाहिए तो कर्नाटका सबसे आगे है, और अगर चाय चाहिए तो असम के पास ताज है। लेकिन चलिए अब मैं उस विरोधाभास पर आती हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, सबसे बड़ी विडंबना। मतलब बेंगलुरु का जो आईटी का दबदबा है और जो उनका नया नियम है उसके बारे में। हाँ, देखिए, कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु, हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। IBM जैसी ग्लोबल कंपनी ने अपना पहला इंफ्रा इनोवेशन सेंटर वहां खोला। हमारा जो ISRO है उसका मुख्यालय भी वहीं है। सीधे शब्दों में ये वो राज्य है जो पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रहा है। लेकिन वही राज्य बच्चों से सोशल मीडिया छीन रहा है। वही तो, उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाने की पहल कर दी है। जो लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वही उस पे पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसे समझ आए? देखिए, सतह पर ये सच में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसे लॉजिकल डिडक्शन के नजरिए से देखें तो ये एकदम सटीक बैठता है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जो लोग किसी फैक्ट्री में कोई बहुत खतरनाक केमिकल बनाते हैं, वही लोग तो सबसे पहले मास्क और सेफ्टी गियर पहनते हैं ना। ओह हाँ। बेंगलुरु एक टेक कैपिटल है। वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, वो डिजिटल लत या डिजिटल एडिक्शन के उस खतरनाक असर को दुनिया में सबसे पहले और सबसे करीब से देख रहे हैं। ये तो है। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बच्चों के दिमाग को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए ये जो बैन है ना, ये कोई पिछड़ापन नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के बुरे असर से लड़ने का एक बेहद आधुनिक और आगे का कदम है। वाओ, ये नजरिया वाकई बहुत क्लैरिटी लाता है। मतलब बीमारी जहां से पैदा हुई उसका सबसे लॉजिकल इलाज भी वहीं खोजा जा रहा है। बिल्कुल। अब जब हम इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ चलते हैं। ग्लोबल ट्रेड की जो बिसात है वो इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अभी हाल ही में देखने को मिला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। हाँ,
अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ऐसे बड़े आर्थिक फैसले तो जिनीवा, न्यूयॉर्क या लंदन में ही होते होंगे, लेकिन इस बार ये सम्मेलन कैमरून की राजधानी याओंडे में हुआ, और कैमरून एक अफ्रीकन देश है। और ये ग्लोबल पावर के डिसेंट्रलाइज होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बिल्कुल एक म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है, जहां सप्लाई चेन और बिजनेस कंट्रोल के लिए देश अपनी जगह बदल रहे हैं। अगर हम कैमरून की बात करें तो ये गैबॉन के पास स्थित है। इसकी करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है और वहां राष्ट्रपति पॉल बिया का नेतृत्व है। अच्छा। WTO का वहां जाना इस बात का सबूत है कि अफ्रीका अब सिर्फ कच्चा माल देने वाला कॉन्टिनेंट नहीं रहा, वो अब सीधे ग्लोबल पॉलिसी तय करने वाली टेबल पर बैठ रहा है। ये सच में एक बड़ा शिफ्ट है, और ट्रेड के साथ साथ डिप्लोमेसी का एक और बहुत बड़ा जरिया होता है खेल। हाँ, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। बिल्कुल। देशों के बीच जो टेंशन डिप्लोमेटिक टेबल पर नहीं सुलझती, वो अक्सर खेल के मैदानों पर अपना असर दिखाती है। जैसे 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो अब मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में होने जा रही है। उलान बातर का जो चुनाव है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अहम है। देखिए, मंगोलिया एक बहुत बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसके चारों तरफ कोई समुंदर नहीं है। और ये किन दो देशों के बीच फंसा हुआ है? रशिया और चाइना। तो इन दो बड़ी शक्तियों के बीच सैंडविच बने एक देश में इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होना, ये पूरे तरीके से जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब हम खेलों की इकोनॉमी और दबदबे की बात करते हैं, तो क्रिकेट और खासकर IPL का जिक्र आना तो लाजमी है। इस बार तो जैसे रिकॉर्ड्स की बारिशें हो गई हो। IPL अब सिर्फ एक टूर्नामेंट थोड़ी रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक और स्टैट्स का पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। कोई शक नहीं इसमें। विराट कोहली को ही ले लीजिए, वो IPL के इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये सिर्फ रन्स का आंकड़ा नहीं है, ये उस प्रेशर को झेलने की एक अलग ही लेवल की ताकत है। और दूसरी तरफ सुनील नारीन है। हाँ, सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं वो। और RCB IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है, जो इस खेल के उस फाइनेंशियल साइज को दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन इन बड़े कमर्शियल रिकॉर्ड्स के बीच कुछ ऐसी खेल उपलब्धियां भी हैं जो हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी या इंसानी क्षमता की एक अलग ही कहानी कहती हैं। आप शीतल देवी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वर्ल्ड आर्चरी ने उन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक ऐसी एथलीट जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और वो अपने पैरों से तीर चलाकर दुनिया के सबसे सटीक निशाने लगाती हैं। हाँ, ये सिर्फ मेडल जीतने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो ये फिजिकल लिमिटेशंस कुछ मायने नहीं रखती। और जब कोई इंडिविजुअल इस तरह अपनी बाउंड्रीज तोड़ता है, तो धीरे धीरे समाज भी अपनी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने लगता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी क्रांतिकारी उदाहरण हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आ रहा है। हाँ, नेपाल का वो फैसला। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर शायद यहाँ के लाखों बच्चे तो खुशी से झूम उठेंगे। नेपाल ने क्लास 5 तक की सभी ट्रेडिशनल एग्जाम्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा पॉलिसी चेंज नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को उस रोट लर्निंग यानी रटने की विद्या और परीक्षा के डर से बाहर निकालने का एक बड़ा प्रयास है, ताकि बच्चों का सच में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। सही कहा। और अगर आप देखें तो ये फैसला अचानक से नहीं आया है। नेपाल का जो नया नेतृत्व है, वहाँ एक बहुत स्पष्ट वैचारिक बदलाव दिख रहा है। जैसे बलेंद्र शाह। हाँ, बलेंद्र शाह वहाँ के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। और उसके अलावा भूमिका श्रेष्ठा, जो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। अच्छा। ये दोनों चीजें ये दिखाती हैं कि वहाँ का समाज अब न सिर्फ युवाओं को आगे ला रहा है, बल्कि बहुत इंक्लूसिव या समावेशी भी बन रहा है। ये तो है। और जब समाज इस तरह का रुख लेता है, तो अलग अलग फील्ड में काम करने वालों को भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने लगती है। हाँ, हालिया अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स इसका सबूत है। अगर हम
इन सम्मानों को ध्यान से देखें तो हर एक के पीछे एक बड़ा मैसेज है। जैसे कल्पना सोरेन को ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। ये ग्लोबल लेवल पर भारत की महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है। और एन चंद्रशेखरन को जो ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नाइट कमांडर की उपाधि दी गई है, वो क्या बताता है? वो भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत होते ट्रेड रिलेशंस का प्रतीक है। बिल्कुल। उसी तरह जवाद अशरफ को कमांडर रैंक के साथ जो लीजन ऑफ ऑनर मिला है, वो इंडो फ्रेंच दोस्ती की गहराई बताता है। और सिर्फ पॉलिटिक्स या ट्रेड ही नहीं, कल्चर में भी दिल्ली फिल्म फेस्ट में नंदामुरी बालाकृष्णा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और ऋतुपर्णा सिंह गुप्ता को यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। सही बात है। कॉरपोरेट और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो काफी अहम बदलाव हुए। आपको पता होगा अभिनेता पंकज त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ, ये शायद इंश्योरेंस जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आम आदमी के साथ आसानी से जोड़ने की कोशिश है। और चेस में मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें यानी 94th ग्रैंड मास्टर बन गए और मैट ब्रिटन को पीसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। इन सब मॉडर्न अचीवमेंट्स के बीच ये देखना भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं वो भी अपनी जगह मजबूत हैं। हाँ, और फेस्टिवल्स इसकी सबसे बड़ी गवाही देते हैं। बिल्कुल। जैसे मिजोरम का चपचारकुट फेस्टिवल हो, या झारखंड में नेचर की पूजा का सरहुल महोत्सव हो, या फिर वेस्ट बंगाल और ओडिशा में मनाए जाने वाला मतुआ या पंचुडोल। ये सिर्फ इवेंट नहीं है, ये लोगों को और कम्युनिटीज को आपस में जोड़े रखने वाले धागे हैं। और कम्युनिटीज़ को जोड़ने की अगर बात करें तो 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेज़बानी इस बार माल्टा करेगा, जो एक बहुत बड़ा मंच होगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना भी तो रूरल इकोनॉमी को जोड़ने का एक काफ़ी अलग प्रयास है। देखिए, जब इकोनॉमी और डेवलपमेंट की बात चली रही है तो राज्यों और ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन गए हैं जो सच में हैरान करते हैं। जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ? वो भारत का पहला पूरी तरह से झुग्गी मुक्त शहर और दूसरा पूर्ण साक्षर यानी फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी बन गया है। ये अर्बन प्लानिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। और एनर्जी या ऊर्जा की फील्ड में तो जैसे एक चमत्कारी हो गया है। हमने शुरू में गुजरात के सोलर रूफटॉप की बात की थी। हाँ, की थी। लेकिन महाराष्ट्र ने जो किया है ना, वो अकल्पनीय है। एग्रीकल्चर सेक्टर में महाराष्ट्र ने सिर्फ एक महीने के अंदर 45,911 सोलर पंप लगा दिए। ओह माय गॉड, एक महीने में? हाँ, और इस स्पीड की वजह से उन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। और बाय द वे, इस रेस में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। 45,000 से ज्यादा सोलर पंप एक महीने में। मतलब अब वहां के किसान बिजली ग्रिड पर डिपेंड नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। और टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ ऊर्जा में थोड़ी हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे उत्तराखंड ने 4 धाम और बाकी हेल्थ फैसिलिटीज को जोड़ने के लिए एक ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। हाँ, और हरियाणा पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक अवैध ऐप ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। और सोशल सिक्योरिटी के मामले में तेलंगाना ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। इसी बीच अगर हम बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग पर एक नज़र डालें तो तमिलनाडु 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक यानी टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर राज्य बनकर सामने आया है। और टेक्सटाइल से ही जुड़ा एक और ग्लोबल डेटा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स का ध्यान खींचा है। अमेरिका वाला डेटा? एग्जैक्टली। अमेरिका ने सूती उत्पादनों यानी कॉटन के इंपोर्ट के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। देखिए, ये जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसका पूरी तरह से अमेरिका की तरफ मुड़ने का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। इन बड़ी इंटरनेशनल और आर्थिक हलचलों के बीच कुछ और नाम भी हैं जो हेडलाइंस में हैं। जैसे संजय राउत की नई किताब अनलाइकली पैराडाइज आजकल काफी चर्चा में है। और देश के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति के रूप में सूर्या मेधा का नाम सामने आया है। हाँ, और डिफेंस सेक्टर में जहां हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहां विशाल नाम के सर्वेक्षण पोर्ट और दुनागिरी नाम के फ्रिगेट का भी काफी जिक्र चल रहा है। और
इन सभी घटनाओं के बीच कॉर्पोरेट जगत से एक दुखद खबर भी आई थी, जहां रेमंड ग्रुप से जुड़े सिंघानिया जी का निधन हो गया, जो एक पूरे युग के अंत जैसा है। हाँ, तो इस पॉइंट पर मैं एक लंबी सांस लेना चाहूंगी। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अगर हम बस थोड़ी देर के लिए रुकें और इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो सोचिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी। हमने गुजरात के कॉटन प्रोडक्शन वाले भ्रम को तोड़ा, फिर हम कर्नाटका के उस गहरे विरोधाभास तक गए जहां भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कर रहा है। और फिर हमने WTO को अफ्रीका के कैमरून में बैठक करते देखा, और एशियन बॉक्सिंग को मंगोलिया के उन लैंडलॉक्ड मैदानों में जाते देखा। हमने नेपाल को अपनी पुरानी एग्जाम सिस्टम को उखाड़ फेंकते देखा, और महाराष्ट्र को ऊर्जा क्रांति में गिनीज रिकॉर्ड बनाते देखा। अमेरिका से लेकर चाइना तक के ट्रेड इक्वेशन बदल रहे हैं, और शीतल देवी जैसी एथलीट असंभव को संभव बना रही हैं। तो इन सब को देखने और समझने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है। क्या? कि ये जो दुनिया है वो किसी एक सीधी लाइन में नहीं चल रही है। चीजें बहुत तेजी से एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक नई शक्ल ले रही हैं। हाँ, मतलब विकास की या प्रोग्रेस की एक बहुत ही तेज और आंधी दौड़ चल रही है चारों तरफ।